एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल असेंबली एजुकेशन हब पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के छोटे छोटे टर्म्स के बारे में, जिसके हमने पीछे 3 वीडियो बना दिए हैं और आगे नेक्स्ट टॉपिक इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं द्रव्य के गुण एवं मापन से। द्रव्य के गुण एवं मापन से द्रव्य के भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण दो पढ़ेंगे। इसमें भौतिक गुण क्या होते हैं? किसी पदार्थ के वे गुण जिनको रासायनिक संगठन और संरचना परिवर्तित किए बिना मापा या देखा जा सके। जैसे तापमान है, तापमान के लिए हमें किसी यौगिक के रासायनिक गुण या रासायनिक संरचना एवं रासायनिक संगठन की जरूरत नहीं होती। उसी प्रकार दाब, आयतन, घनत्व, विलेयता, रंग, गंध आदि ये किसी द्रव्य या पदार्थ के भौतिक गुण के अंतर्गत आते हैं। पदार्थ का रासायनिक गुण नेक्स्ट है पदार्थ के रासायनिक गुण। पदार्थ के रासायनिक गुण में हम रासायनिक संगठन एवं संरचना पर आधारित उनका अध्ययन करते हैं। रासायनिक गुण के लिए हमें पदार्थ की संरचना का ज्ञान होना जरूरी है, उसके रासायनिक संगठन का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं ऑक्सीकरण, अपचयन, दहन, प्रतिस्थापन एवं विस्थापन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मापन की इकाइयाँ। मापन की इकाइयाँ कौन कौन सी है? जनरली हम मापन की इकाइयाँ 3 देखेंगे। CGS है फर्स्ट, दूसरी है MKS, तीसरी है FPS। CGS पद्धति में C का मतलब है सेंटीमीटर, C का मतलब है सेंटीमीटर, C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम और S का मतलब सेकंड। MKS पद्धति में मीटर, किलोग्राम, सेकंड। FPS पद्धति में फुट, पाउंड, सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम मापन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। SI पद्धति मतलब सिस्टम इंटरनेशनल को फ्रांस के 11वें सम्मेलन में, फ्रांस के कौन से सम्मेलन में? 11वें सम्मेलन में संरक्षित किया गया था। SI पद्धति में हम ज़्यादातर मापन अब करते हैं। SI पद्धति को भारत सहित प्रत्येक आधुनिकरण देश में स्थापित राष्ट्रीय मापन विज्ञान NMI संरक्षित करती है। राष्ट्रीय मापन विज्ञान NMI SI पद्धति को आधुनिक देश में संरक्षित करती है। SI पद्धति के 7 आधार मात्रक होते हैं। उनको हम देखते हैं कि देख लेते हैं। भौतिक गुण, राशि के लिए प्रतीक और मात्रक, ये 7 मूलभूत आधार मात्रक हैं जिनसे अलग मात्रक हम जनरेट कर सकते हैं। जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम M से, और उनका मात्रक है किलोग्राम या kg। लंबाई L मीटर, टाइम समय को स्मॉल t से और सेकंड में, तापमान टेम्परेचर को कैपिटल T में और केल्विन में इसका मात्रक हो जाएगा। वैद्युत धारा राशि के लिए प्रतीक होगा I, मतलब कि एम्पियर इसका मात्रक हो जाएगा। ज्योति तीव्रता IV, कैंडला। पदार्थ की मात्रा N या इसका मात्रक क्या हो गया? मोल। नेक्स्ट हम बात करेंगे गुणांक एवं पूर्वलगन। ये आप जनरली इनको कुछ रिवाइज करोगे तब याद हो जाएगा, और एक बार 2 बार पढ़ लोगे तब ये याद हो जाएंगे। आगे हमें कैलकुलेशन वगैरह न्यूमेरिकल जैसे फिजिकल केमिस्ट्री आएगी, वहाँ पे ये हमारे बहुत ही काम आएंगे, जिससे आपको ये याद कर लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम द्रव्यमान के बारे में। द्रव्यमान के बारे में किसी पदार्थ में उपस्थित निहित कणों की मात्रा उसका द्रव्यमान कहलाता है। किसी भी पदार्थ में उपस्थित निहित कणों की मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। उसमें गुरुत्वाकर्षण ऐड नहीं होगा। लेकिन बाहर में क्या होता है? किसी पदार्थ के ऊपर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उसका भार कहलाता है। जैसे हमारी बॉडी है, उसका द्रव्यमान कुछ होता है, लेकिन हम जो तुला पे मापते हैं वो हमारा क्या होता है? भार, क्योंकि हमारे ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है हमारे द्रव्यमान पर, और उसको उसके साथ ऐड हो जाता है, इसलिए भार और द्रव्यमान में यह भिन्नता है। आगे नेक्स्ट है विश्लेषिक तुला। विश्लेषिक तुला क्या होता है कि इस प्रयोगशाला में किसी पदार्थ के द्रव्यमान में अधिक यथापरक मापन के लिए विश्लेषिक तुला का प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में हम जो जनरली काम में लेते हैं तुला, वो काम में नहीं आता। उनके लिए एक वैज्ञानिक तुला होता है जिसे हम विश्लेषिक तुला कहते हैं। उससे मापन एग्जैक्ट आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। विश्लेषिक तुला के निम्न भाग होते हैं। विश्लेषिक तुला के निम्न भाग होते हैं। इनमें आता है, पहला आता है पेन, दूसरा है दंड, राइडरवाहक गुंडी, संकेतक और स्केल, दंड निर्मूतक, पेन निर्मूतक और संतुलन पेज, ये इसके भाग होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयतन के बारे में। आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसकी SI मात्रा क्या है? मीटर क्यूब या घन मीटर।
ये है कुछ इम्पोर्टेंट डेटा जो हमें याद होना चाहिए और हमें समझना चाहिए कि ये ऐसे छोटी छोटी हमें यूनिट जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमें ये डाटा याद नहीं रहता। कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम भी आती है कि उन्हें न्यूमेरिकल पूरा आता है, लेकिन वो जब एक मात्रक से दूसरे मात्रक में अर्थात लीटर जैसे लीटर को ml में चेंज करते हैं तो उन्हें ये नहीं पता कि कहाँ जा रहेगा, कहाँ गुणा होगा या भाग होगा। इसलिए हम इनको एक बार याद कर लेंगे, बार बार में जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तब इनको समझ लेंगे और याद हो जाएंगे। जैसे 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, 1 लीटर में 1 डेसीमीटर होते हैं, 1 लीटर में 1000 सेमी क्यूब होते हैं, 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं, 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेमी स्क्वायर और 1 मीटर क्यूब में होते हैं 10⁻6 मीटर क्यूब। 1 इंच में 2.554 सेंटीमीटर होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं घनत्व के बारे में। घनत्व क्या है कि इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान उसका घनत्व कहलाता है। इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान उसका घनत्व कहलाता है। इसका फॉर्मूला ये हो गया, घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन मात्रक केजी प्रति मीटर क्यूब या ग्राम प्रति सेमी क्यूब, केजी प्रति लीटर या ग्राम प्रति ml। नेक्स्ट बात करते हैं ताप। ताप का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक केल्विन होता है। ताप का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक केल्विन है, लेकिन ताप को सेंटीग्रेड अथवा फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि एक तापमापी में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पाठ्यांक निहित होते हैं। एक तापमापी के ये पैमाने हैं। नेक्स्ट है जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट है सेल्सियस व फ़ारेनहाइट में संबंध। सेल्सियस व फ़ारेनहाइट में संबंध है ये फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ये हमें याद रखना है। हम जब इसको डिग्री सेंटीग्रेड को हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तब ये काम आएगा। उसी प्रकार सेल्सियस व केल्विन में ये संबंध होता है कि केल्विन बराबर डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15। नेक्स्ट है मापन में अनिश्चितता। मापन में अनिश्चितता किसी पदार्थ का मापन करते समय कुछ न कुछ अनिश्चितताएं रह जाती है। इन अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए हम निम्न तरीके अपनाते हैं। पहला है वैज्ञानिक संकेत। वैज्ञानिक संकेत में क्या होगा कि वैज्ञानिक संकेत के आधार पर गणनाएं निम्न प्रकार करते हैं। जोड़ बाकी ये देखेंगे पहले, फिर गुणा भाग देखेंगे। जोड़ बाकी में देखो ये दे रखा है कि 5.4 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 3.2 गुणा 10 की पावर 4। गुणा या भाग में अलग कंसेप्ट है, जोड़ व बाकी में अलग है। जोड़ व बाकी में हम क्या करेंगे, जो पावर है 10⁴ है, जैसे इसमें 10⁴ 10⁴, इसको कॉमन ले लेंगे और 5.4 प्लस 3.2 इनको ऐड करेंगे और गुणा 10⁴। इसका जो आंसर आएगा 8.6 गुणा 10⁴, ये सही आंसर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, एक और एग्जांपल दे रखा है जिसे कि सेम वही कंसेप्ट है कि 55.4 है, उसकी पावर है 10⁻³ और यहाँ पे दे रखा है प्लस 3.2 गुणा 10⁻⁴ ये दे रखा है। तो हम इसमें 10⁻³ और 10⁻⁴ है, हम इन घातों को समान करेंगे। 10⁻³ को 10⁻⁴ करेंगे तो एक पॉइंट पहले आ जाएगा 5.54 गुणा 10⁻⁴ प्लस 3.2 इंटू 10⁻⁴। अब इसमें हमने 10⁻⁴ को कॉमन ले लिया और क्या किया, 5.54 प्लस 3.2 इंटू 10⁻⁴, इसको हमें सोल्व कर लेंगे तो इसका आंसर क्या आ गया, 8.74 गुणा 10⁻⁴। इसी प्रकार बाकी में भी हम इसी प्रकार करते हैं। वहाँ पर प्लस में जोड़ दिया उस डेटा को और बाकी में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है गुणा व भाग करना। गुणा व भाग में क्या होगा कि जैसे ये एग्जांपल दे रखा है कि 5.4 गुणा 10⁻⁷, ठीक है, इंटू 2.7 गुणा 10⁻²। अब इसमें हम 5.4 गुणा 2.7 को कॉमन ले लेंगे
और गुणा व भाग में घातें जोड़ जाती है। जैसे यहाँ पे 7 और 2 कितनी होगी, घात +2, इस प्रकार करेंगे। अगर माइनस में हो तो माइनस का निशान यहाँ पे आ जाएगा। अगर कोई भी घात एक माइनस की हो तो वो माइनस हो जाएगी, लेकिन हम जनरली इसको जोड़ते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में यहाँ पे दे रखा है कि 10 की पावर, इसमें दे रखा है कि 10 की पावर 1 तो 7 दे रखी है और इधर दे रखा है 10 की पावर -2, तो हम इसको करेंगे 10 की पावर 7 -2, ये सोल्व हो जाएगा इस प्रकार। नेक्स्ट बात करते हैं कि सार्थक अंक। सार्थक अंक क्या होते हैं? प्रायोगिक मान में कुछ ना कुछ अनिश्चितताएं रह जाती है। प्रायोगिक जो प्रैक्टिकल मान हम याद करते हैं उनमें कुछ ना कुछ अनिश्चितता रहती है, लेकिन मान हमेशा परिशुद्ध एवं यथार्थपूर्ण होना चाहिए। परिशुद्ध का मतलब है कि वास्तविक मान के बिल्कुल पास होती है, तो इसे परिशुद्ध मान कहते हैं। और यथार्थता क्या होती है? जब यह वास्तविक मान को बताते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि जैसे हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि माना कोई 2 ग्राम की वस्तु प्रवीण, हरीश और प्रमोद को मापने के लिए दी गई, तो इनके माप निम्न प्रकार है। ये माप आए इसके। प्रवीण के क्या पहले प्रयोग में आए कि 1.95, सेकंड में आए 1.93, थर्ड में आया क्या है 1.94। अब फाइनल इनका क्या आया? जैसे 1.94 है, ये वास्तविक मान से, जैसे 2 ग्राम की वस्तु दी थी, वास्तविक मान से कितना दूर है? बहुत ज़्यादा दूर है। लेकिन हरीश का मान क्या है? वास्तविक मान से एकदम नज़दीक है। तो वास्तविक मान से दूर होने के कारण प्रवीण का न तो यह परिशुद्ध मान है और न ही ये यथार्थ मान है, लेकिन हरीश द्वारा मापा गया ये राशि एकदम वास्तविक मान के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए हम इस मान को परिशुद्ध मान कहते हैं, परिशुद्ध मान कहते हैं। लेकिन प्रमोद द्वारा मापी गई राशि एग्जैक्ट 2 ग्राम आई है, तो हम इसे यथार्थ मान कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सार्थक अंक क्या होते हैं कि ये वे अर्थपूर्ण अंक हैं जो निश्चितता के साथ साथ अनिश्चितता को भी बताते हैं। निश्चितता के साथ साथ अनिश्चितता को भी बताते हैं। किसी भी राशि को मापन में सर्वप्रथम निश्चित मान को उसके पश्चात अनिश्चित मान को लिखा जा सकता है। जैसे ये एग्जांपल है कि 12.2 m है, ये दे रखा है, तो इसमें हमें 12 एक डेटा फिक्स है, निश्चित है, लेकिन 0.2 है, इसमें हम +1 की त्रुटि आएगी, अनिश्चित आएगी। +1 ज़्यादा भी हो सकता है, -1 कम भी हो सकता है, इस प्रकार इसकी मान है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सार्थक अंक याद करने के नियम क्या हैं। 5 छोटे छोटे नियम हैं, इनसे हम सार्थक अंक आसानी से याद कर सकते हैं। वे समस्त अंक जिनमें शून्य नहीं है सार्थक अंक होते हैं। गैर शून्य अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। जैसे 1174 है, 1174 में कितने हो गए? 1174 के मायने 1 2 3 4 हो गए। 6.29 में कितने हो गए? 1 2 3, 3 सार्थक अंक हो गए। नेक्स्ट दे रखा है यदि शून्य 2 अंकों के मध्य हो तब वह सार्थक अंक होता है। शून्य जैसे 1 0 0 1 ये दे रखा है। अब स्टार्टिंग में भी अंक है और लास्ट में भी अंक है, बीच के शून्य सार्थक अंकों के अंतर काउंट होंगे, इसलिए इसमें क्या हो गए? 4 हो गए। नेक्स्ट ये एग्जांपल दे रहा है 1.0059 दे रखा है, तो इसमें सार्थक अंक गिनेंगे 1 2 3 4 5, क्या हो गए? 5 हो गए। उसी प्रकार नेक्स्ट है कि वह शून्य जो अशून्य अंक के बाईं ओर लिखा जाता है सार्थक अंक नहीं है, वे केवल दशमलव बिंदु का स्थान निर्धारित करते हैं। मतलब कि जैसे कि एग्जांपल है क्या? 0.525 ये दे रखा है। अब दशमलव से पहले 0 ये है, इसे सार्थक अंक में काउंट नहीं करते, ये सिर्फ दशमलव का स्थान निर्धारित करते हैं कि कितने अंक बाद में दशमलव है, इसलिए इसमें क्या हो गए? 3। उसी प्रकार 0.014 दे रखा है, दशमलव से बाईं ओर, मतलब कि दशमलव से पहले 0 है, उसके बाद में भी 0 है, तो यह 0 भी काउंट नहीं होगा और इसमें कितने हो जाएंगे? 2। उसी प्रकार दे रखा है कि 0.2000, इसमें दशमलव से पहले 0 है, लेकिन दशमलव के बाद में क्या है? अंक। अंक के बाद में आने वाले 0 को हम काउंट करते हैं, तो इसके कितने हो गए? 3 1 2 3 4 हो गए। अब अगर दशमलव न हो, जैसे लास्ट में एग्जांपल दे रखा है कि 2000, अब इधर दशमलव नहीं है तो हम इन शून्यों को सार्थक अंक में काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ
यहाँ पे एक 2 ही देना जाएगा, मतलब कि सार्थक अंक क्या आता है, सिग्निफिकेशन फिगर कितना है 1। नेक्स्ट बात है कि सिरे पे उपस्थित शून्य को सार्थक अंक नहीं माना जाएगा, उसमें दशमलव नहीं है। सिरे पे जैसे कि एग्जाम्पल है 500 का दे रखा है कि ये है, तो हम इन शून्यों को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ 5 को काउंट करेंगे। लेकिन अगर 500 पॉइंट दे रखा है, 500 पॉइंट या 0 दे रखा है, तो हम इसको काउंट करेंगे। किन किन को करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी। ना कितने हो गए 4। अगर ये नहीं दे रखा है, ये नहीं दे रखा है, सिर्फ पॉइंट दे रखा है, पॉइंट दे रखा है यहाँ पे 500 पॉइंट, तो हम इन शून्यों को भी काउंट करेंगे। इसमें क्या कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हम राउंडिंग अप, मतलब कि जोड़ बाकी गुणा भाग जहाँ पर वो करते हैं ना, तो उसमें हमें पॉइंट के बाद में आने वाले अंकों को कम करते हैं। तो हम किस प्रकार करेंगे, अगर बड़ी पॉइंटों में ज़्यादा लंबी संख्या आ जाए तो उसको कम करने के लिए हमें निम्न नियम अपनाने पड़ेंगे। पहले हम सबसे जाएंगे गो टू लास्ट डिजिट, मतलब कि अंतिम अंक पर जाएंगे। अगर ये 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, तो इसमें सेकंड लास्ट डिजिट में 1 जोड़ देंगे। सेकंड लास्ट डिजिट में कितने जोड़ेंगे, 1। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 123.567 ये है। सेकंड डिजिट पे गए हम, मतलब कि सॉरी लास्ट डिजिट पे गए, तो लास्ट डिजिट 5 से ज़्यादा है, 7 है, तो हम इसको कम करेंगे, तो इसमें सेकंड लास्ट डिजिट में 1 जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 123.57, इस प्रकार हो जाएगा ये। और अगर 5 से कम है, 5 से कम है, जैसे 123.74 ये है, 5 से कम है लास्ट डिजिट में, तो हम इसमें नो चेंज करेंगे, मतलब कि चेंज नहीं करेंगे, इसको हटा देंगे, वहाँ पे सीधा कर देंगे 123.7, ये हो जाएगा। अगर 5 के बराबर है, 5 के बराबर है अगर जैसे 123.5 2 और 5, अगर 5 के बराबर है, 5 के बराबर मतलब 5 ही है, तो हम सेकंड लास्ट डिजिट पर जाएंगे। अगर वह सम है, सम मतलब कि 2 4 6 8 इस प्रकार हैं, तो हम उसमें नो चेंज करेंगे। अब इसको करेंगे 123.52 ये कर देंगे। लेकिन अगर ये विषम आ जाएगा, जैसे 123.435 ये आ गया विषम, सेकंड लास्ट डिजिट क्या हो गई 5 हो गई, सेकंड लास्ट डिजिट क्या हो गई विषम आ गई, तो इसमें हम एक और जोड़ देंगे, जैसे 123.44 ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि वस्तु की गिनती, उदाहरण के लिए 2 डंडे, 5 गेंदे, 20 अंडे, सार्थक अंकों की संख्या में अनंत गिनेंगे। जैसे कोई भी है, हमने कोई संख्या है, जैसे हम वस्तु को गिनते हैं, किसी व्यक्ति को, किसी पशु को, किसी जानवर को, किसी पेड़ को, इनको गिनते हैं, तो इनमें इनका सार्थक अंक क्या होता है अनंत। जैसे यहाँ पे 2 दे रखा है कि 12 दे दिया खिलाड़ी, पूछ लिया कि इसमें सार्थक अंक कितने, सार्थक अंक पूछेगा तो इसमें हम बताएंगे अनंत, इन्फिनाइट सार्थक अंक है। नेक्स्ट है विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण कभी कभी मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तित करना होता है। इस परिवर्तन के लिए जिस तकनीक का प्रयोग किया जाता है उसे विमीय विश्लेषण अथवा इकाई गुणक विधि अथवा गुणक लेबल विधि कहते हैं। हम ये 3 नाम याद रखेंगे, विमीय विश्लेषण, इकाई गुणक विधि, गुणक लेबल विधि। ये तीनों हमें दे सकता है और पूछ सकता है कि ये क्या होती है, तो हम इनके बारे में बताएंगे कि कभी कभी हमें मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में चेंज करना होता है, तो हम इस विधि का या इस तकनीक का प्रयोग करते हैं।